देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी घटना की ओर, जो कि अर्जुन की है। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, पर 20 साल मैंने कनारपुर हॉल्ट पर स्टेशन मास्टर का काम किया है। कनारपुर, आप शायद इसका नाम भी ना जानते हो। ये एक छोटा सा सुनसान हॉल्ट था जो पश्चिम बंगाल के एक घने जंगल के किनारे बना था। वहाँ पर दिन में 2 ही ट्रेनें रुकती थी, पर रात के सन्नाटे में वहाँ पर समय ठहर जाता था। और इसी सन्नाटे में मेरा सामना हुआ उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला से। उस कनारपुर हॉल्ट की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ पर रात के 2 बजे हर रोज एक बिना रुके जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती थी, और ठीक उस ट्रेन के गुजरने से 10 मिनट पहले एक भीषण ठंड स्टेशन पर छा जाती थी। दिसंबर की वो रात थी जब मैंने पहली बार उस महिला को देखा था। हॉल्ट पर बना मेरा कमरा छोटा सा था और मैं उस वक्त रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। रात के यहीं कोई 1:50 का समय हो रहा था जब बाहर का तापमान अचानक ही फ्रीजिंग हो गया था। तभी मैंने हीटर की तरफ देखा तो हीटर चल तो रहा था, लेकिन उसकी गर्माहट मुझे महसूस नहीं हो रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर लगा शीशा एकदम से चमका, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां से गुजरा है, पर इस वक्त तो कोई आता जाता भी नहीं। और ये देखने के लिए जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मैंने पाया कि सामने प्लेटफार्म पर एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है, जिसके बाल खुले हुए थे, लेकिन रात की धुंध और स्टेशन पर लगी पीली लाइट में उसका चेहरा उतना साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें बहुत तेज चमक रही थी। फिर इसी बीच जब मेरी निगाह उसके पैरों की तरफ गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी परछाई उसके पास से गायब थी। उस महिला की परछाई को ना देखकर मैं थोड़ा सहम गया, जिस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस महिला से कुछ पूछ लूं कि आखिर वो है कौन। लेकिन इसके बावजूद मैंने टोकने की गलती कर दी, और जब मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मेरी एक कहने के बाद वो महिला पहले तो कुछ देर खामोश रही, फिर शायद कुछ सोचने के बाद बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोली, बाबूजी, मुझे टिकट चाहिए। ये सुनते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त तो कोई ट्रेन थी नहीं सिवाय 1:50 वाली ट्रेन के, पर वो ट्रेन तो रुकती नहीं है। ये जानते हुए भी मैंने उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको और कहाँ की टिकट चाहिए। मेरे ये पूछने पर उसने फिर से वही जवाब दिया कि मुझे टिकट चाहिए। मेरे बार बार सवाल दोहराने पर भी वो एक ही जवाब दिए जा रही थी कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। जिसके चलते मैं उस पर झुंझलाते हुए बोला, अरे तुम पागल वागल हो क्या, समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। मेरे ऐसे झुंझलाते उस औरत ने एकदम से अपना हाथ बढ़ाया, तो मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ आम इंसानों की तरह नहीं है। अब ये देखते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। इससे पहले मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ता कि मैं अपने पूरे दम से अपने केबिन की ओर भागा और दरवाजे खिड़की बंद कर ली और उस महिला को दरवाजे के शीशे से देखता रहा। पर अच्छी बात ये थी कि वो अभी भी वहीं अपनी जगह पर ज्यों की त्यों खड़ी हुई थी। फिर इसी बीच 2 बजे के करीब वो आखिरी ट्रेन दंदनाते हुए आई, जिसकी गूंज ने पूरे जगह को थर्रा दिया था। वो डर इस कदर मेरे पर हावी था कि मैं अपनी आंखें बंद करके वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। फिर ट्रेन के गुजरने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा तो मैं उठा और शीशे से बाहर की तरफ देखा, तो मैंने पाया कि वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब वहाँ पर नहीं है। अब ये देखने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, तो मैंने पाया कि प्लेटफार्म की मिट्टी सूखी हुई है और जो वहाँ की हवा में ठंडक थी, तो अब उसकी जगह पर हवा में गर्माहट का एहसास हो रहा था। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं कुछ दिनों तक असमंजस में रहा, जिसके चलते मैं अपनी नौकरी पर भी नहीं गया, क्योंकि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ मेरे साथ घटा वो सच था या फिर मेरे दिमाग का कोई फितूर। पर जब मेरी छुट्टियां ज़्यादा बढ़ गईं तो मुझे तत्काल काम पर लौटने का आदेश मिला, जिसके चलते मुझे फिर से वही ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी।
ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मुझे फिर से वही औरत ना दिखे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही रात के 2 बजने वाले थे कि तभी फिर से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मेरे केबिन के सामने आ गई और मुझे देखते हुए बोली, मुझे टिकट चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं इस औरत को कौन सी टिकट दूं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि इसी बीच उस औरत की आवाज़ तेज होने लगी। उस औरत की आवाज़ में ऐसा आक्रोश झलक रहा था मानो अगर मैंने उसे टिकट नहीं दिया तो वो मेरी जान ही ले लेगी। इसी डर के चलते मैंने घबराहट में उसे कल सुबह वाली लोकल ट्रेन की टिकट थमा दी। टिकट लेते ही वो औरत शांत हो गई और उसकी आंख से अचानक ही आंसू बहने लगे। अभी मैं उसके बहते हुए आंसुओं को ही देख रहा था कि इसी बीच वो मुझे देखकर मुस्कुराई और जैसे वो 1:50 वाली ट्रेन आई तो इस बार वो ट्रेन प्लेटफार्म पर रुक गई और ट्रेन के रुकते ही वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उस ट्रेन में चढ़ गई और तुरंत ही वो ट्रेन वहाँ से निकल गई। पर इस बार ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफार्म पर जो पहले उदासीपन छाया रहता था अब उसकी जगह पर खुशनुमा माहौल था। मिट्टी की वो सौंधी सुगंध हवा को ताजगी दे रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि इस जगह का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। दोस्तों, उस रात के बाद फिर कभी भी वो औरत मुझे नजर नहीं आई। हालांकि वो ट्रेन अभी भी आती है मगर उसके आने से वहाँ का माहौल ठंडा नहीं होता था। यहाँ तक कि वो ट्रेन अब इस हॉल्ट पर कभी कभी रुकने भी लगी है और मुझे ट्रेन में यात्रियों की चहल पहल भी सुनाई देती रही। फिर मैं अपनी ड्यूटी को निभाने के बाद आखिरकार अब मैं रिटायर हो गया हूँ और वो कनारपुर हॉल्ट मेरे दिलो दिमाग में इस तरह समा गया कि आज भी मैं उस हॉल्ट के किस्से लोगों को सुनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर, जो कि चाचा जी की है। दोस्तों, ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी चाचा जी की है जिनका नाम गोकुल था। वर्षों से वो ऑटो चला रहे थे और ये जगह थी लखनऊ की। और किस्सा है उस रात का, उस पहर का, जब सड़कें इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए खाली होती हैं। चाचा जी का एक नियम था कि उन्हें शमशान घाट की तरफ से कभी भी सवारी नहीं लेनी है, क्योंकि बरसों पहले एक अनुभव के बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि वो कभी भी शमशान घाट की तरफ से सवारी नहीं उठाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात थी कि गोकुल चाचा जी की जो ऑटो थी वो बहुत ही पुरानी थी, पर हाँ, वो चलती बहुत ही मक्खन की तरह थी। पर एक रात की बात है दोस्तों, वो पूस का महीना था। पूस के महीनों की वो कड़ाके की ठंड थी। रात के उस वक्त 1 बज रहे होंगे जब चाचा जी हजरतगंज के पास से एक सुनसान कोने में ऑटो खड़ी करके सिगरेट पी रहे थे। अभी वो सिगरेट का दम ही मार रहे थे कि तभी उन्हें सामने से एक साया आता हुआ दिखा। एक लंबा सा दुबला पतला सा आदमी था वो। उसके सर पर टोपी और शरीर पर एक मोटा सा कंबल लपेटा हुआ था। फिर जैसे ही चाचा जी ने अपनी निगाह उठाकर सामने देखा तो वो मोटा सा लंबा आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगा और उनके पास आते एक धीमी आवाज में बोला, भैया मुझे वैकुंठ धाम छोड़ दोगे? लेकिन हैरान की बात ये थी कि उस आदमी की आवाज़ थोड़ी भारी थी, जिस वजह से चाचा जी थोड़े सिंहर उठे और उस आदमी की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे किसी सूखे कुएं में उसकी आवाज़ गूंजी हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वैकुंठ धाम का जो शमशान घाट है वो बहुत ही भयानक और डरावना है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और लोग वहाँ पर जाने से कतराते हैं। इसलिए चाचा जी ने उस आदमी को तुरंत ही मना कर दिया और कहा, माफ़ करना मालिक, मैं उधर का चक्कर नहीं लगाता, आप कोई और ऑटो देख लें। वो आदमी ये सुनते ही वहीं पर खड़ा हो गया। तभी चाचा जी ने एक नज़र उठाकर फिर से उस आदमी की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ठंड में भी जल रही थी। चाचा जी को यूं घूरता देख उस आदमी ने एक बार फिर से बोला, चलिए ना भाई साहब, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं आपको डबल किराया दे दूँगा, 100 की जगह आप 200 रुपये ले लेना, पर मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सुनते ही चाचा जी का मन एकदम से डोल गया, क्योंकि उस रात चाचा जी की कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। पर हाँ, डर उनके नियम से बड़ा था तो उन्होंने फिर से बोला, नहीं भाई, मैंने कहा ना, मैं उधर नहीं जाता, आप किसी और ऑटो को देख लो, वैसे भी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं सीधे अपने घर जाऊँगा। इतना बोलकर चाचा जी अपने ऑटो की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और फिर कुछ देर के बाद
चाचा जी ने जब फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वो आदमी अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, वो आदमी चाचा जी से कुछ भी नहीं बोला था, बस वो चाचा जी को एकटक घूरता रहा। फिर वो आदमी धीरे से घूमा और रात के अंधेरे में एकदम से कहीं गायब हो गया। अब ये देखकर चाचा जी को भी थोड़ी राहत मिली और उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया कि चलो भला टल गई। और तभी उन्होंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और वो अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो घर पहुंचकर चाचा जी ने एक राहत की सांस ली और अपना ऑटो बाहर खड़ा कर दिया और फिर अंदर जाकर गर्मा गर्म चाय पी। फिर अगले दिन सुबह उठे और रोजाना की तरह वो अपने ऑटो की सफाई करने बाहर आए। उनके ऑटो में पिछली रात की उनकी कमाई रखी हुई थी और जब चाचा जी ने अपना पर्स उठाकर देखा तो वो एकदम से ठिठक गए, क्योंकि पर्स में रखे जो नोट थे वो 100 के थे। पर अचंभव वाली बात ये थी कि उन नोटों से एक अजीब सी मिट्टी की गंध आ रही थी। वो एक ऐसी गंध थी जैसे गीली राख या सालों से बंद पड़ी चीज़ों में होती है। तभी चाचा जी ने उसमें से एक नोट उठाया तो उस नोट पर मिट्टी के छोटे छोटे कण चिपके हुए थे। लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी सवारी के कपड़े से आए होंगे। तभी उन्होंने उन नोटों को झाड़ा और वापस से अपने बटुए में रख लिया। फिर शाम को चाचा जी एक बाजार में सब्जी खरीदने के लिए चले गए और उन्होंने उस सब्जी वाले को वही 100 का नोट दे दिया। उस सब्जी वाले ने उस नोट को जब अपने हाथों में लिया और जब उसे सूंघा तो वो चाचा जी को एक अजीब नज़र से देखने लगा और फिर धीरे से बोला, चाचा जी, ये नोट कैसा है? इसमें तो मिट्टी की बदबू आ रही है। उस सब्जी वाले की बात सुनकर चाचा जी ने जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो जब मैं सुबह ऑटो चला रहा था तो शायद किसी गंदी जगह पर लग गया होगा, इसीलिए आ रही होगी। लेकिन चाचा जी की बात को काटते हुए उस सब्जी वाले ने फिर से बोला, नहीं चाचा जी, ये बदबू मिट्टी की भी नहीं है, ये तो शायद कुछ और ही है, कुछ अलग ही बदबू आ रही है ये। और ये कहते हुए उस सब्जी वाले ने वो 100 का नोट चाचा जी को वापस कर दिया और चाचा जी ने उदास मन से वो नोट अपनी जेब में वापस रख लिया और सोचने लगे कि भला ये बदबू कैसी है। और यही सोचते हुए वो वापस से अपने घर आ गए। फिर अगली रात चाचा जी फिर से अपनी शिफ्ट पर गए हुए थे, पर इस बार वो और भी ज़्यादा थके हुए थे। पर उनके मन में लालच कल से भी ज़्यादा था। इस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे जब उन्हें एक सवारी मिली जिसे गोमती नगर जाना था। लेकिन चाचा जी उस सवारी को छोड़कर जब घर वापस लौट रहे थे तो वो रास्ता उसी शमशान घाट वाले कट पॉइंट के पास से गुजर रहा था। और जैसे ही चाचा जी उस रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने अपना ऑटो तेज कर दिया ताकि वो जल्दी से उस जगह को पार कर लें। लेकिन तभी उस सड़क के किनारे उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो कि सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बाल बहुत लंबे लंबे और खुले हुए थे। वो लड़की उस वक्त वहाँ पर अंधेरी रात में अकेली खड़ी हुई थी और वो धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। अब ये देखकर चाचा जी का दिल पसीज गया, तो उन्होंने उस वक्त अपने नियम को भुला दिया था और एकदम से अपने ऑटो में ब्रेक लगा दिया। और जैसे उन्होंने ऑटो रोका तो उन्होंने एकदम से बोला, बिटिया कौन हो तुम और कहाँ पर जाना है? इतनी रात को यहाँ पर तुम अकेली क्यों खड़ी हो? लेकिन वो लड़की उनसे कुछ भी नहीं बोली। और फिर कुछ देर के बाद चाचा जी ने एक बार फिर से बोला, बेटी आप हो कौन और इतनी रात को यहाँ पर क्यों खड़ी हो? अगर कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, चाचा जी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उस लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया तो चाचा जी ने पाया कि उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी और आंख में काले गड्ढे थे और वो अपनी उंगली से सड़क की दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। जिधर वो इशारा कर रही थी उस तरफ बैकुंठ धाम का मेन गेट था, यानी कि उस शमशान घाट की तरफ इशारा करते हुए उस लड़की ने एकदम से बोला, मुझे उधर जाना है, वो शमशान घाट में। अब ये सुनते ही चाचा जी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और वो लड़खड़ाती जुबान से बोले, बेटा ये तो शमशान घाट है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तो तुम्हारे घर के बारे में पूछ रहा हूँ। तभी उस लड़की ने एक बार फिर से बोला, लेकिन अब की बार उसकी आवाज़ में कोई दर्द नहीं था बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वो कह रही थी कि मुझे अपने पापा से मिलना है, उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। अब चाचा जी उस लड़की की ये बात सुनकर सिंहर उठे और वो समझ गए कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि कुछ और है, जिस वजह से डर की एक ठंडी लहर उनकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई
उन्होंने झट से अपना ऑटो रिवर्स किया और वो वहां से भागने लगे। पर वो लड़की वहीं पर खड़ी रही, लेकिन हाँ, अब वो रो नहीं रही थी, बल्कि एक डरावनी मुस्कान से जोर जोर से हंसे जा रही थी। और उसकी जो सफ़ेद फ्रॉक थी वो धीरे धीरे मिट्टी के धब्बों में गंदी होती जा रही थी। पर चाचा जी डरे सहमे उस रात अपने घर लौटे और घर जाते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी रात की कमाई जो थी उसे चेक किया। जो नोट उनकी जेब में थे उनमें से पिछली बार से भी ज़्यादा बहुत तेज गंध आ रही थी। साथ ही अब उन नोटों पर मिट्टी के साथ साथ काले धब्बे भी उभरे हुए थे, जैसे किसी दबी हुई चीज़ पर काई लग गई हो। चाचा जी समझ गए थे कि मैं किसी बला से अपनी जान बचाकर अपने घर लौटा हूँ, जिस वजह से चाचा जी बेचैन रहने लगे, क्योंकि उनके साथ जो घटना घट रही थी वो बार बार उनके जहन में सवालों का घर कर रही थी। फिर अगले दिन यही सिलसिला जारी रहा, क्योंकि जब भी चाचा जी लालच में आकर या दया में पड़कर उस शमशान घाट की ओर से किसी सवारी को लेने से मना कर देते या उस तरफ से गुजरते, तो उनकी रात की कमाई हमेशा की तरह बदबूदार हो जाती। यही नहीं, एक बार तो हद ही हो गई थी, जब एक सवारी ने उन्हें किराए के तौर पर एक 500 का नोट दिया था। और जब अगली सुबह चाचा जी ने वो नोट निकाला तो वो नोट छूने पर रेत की तरह उनके हाथों से बिखर कर नीचे गिर गया। यानी कि उनके हाथों में सिर्फ वो गंदी बदबू और रेत के छोटे छोटे कण ही रह गए, जिसे देखकर चाचा जी घबरा गए थे। तभी चाचा जी ने तय कर लिया कि अब वो रात की शिफ्ट नहीं करेंगे। पर दोस्तों, ये रोजी रोटी का मामला था, इसलिए चाचा जी ऐसे घर पर भी नहीं बैठ सकते थे कि तभी एक रात वो अपनी ऑटो में बैठे और उन्होंने तय किया कि वो शमशान घाट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं गुजरेंगे, चाहे उन्हें कितना भी घूम कर जाना क्यों ना पड़े। तभी वो आराम से शहर के दूसरे छोर से गुजरने लगे थे। रात का दूसरा पहर था जब वो ऑटो चला रहे थे कि तभी उनके ऑटो के पीछे की सीट पर एक धीमी आवाज़ महसूस हुई। और जब चाचा जी ने उस आवाज़ को सुनने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट खाली थी, पर ऑटो की सीट पर ठीक बीचों बीच एक गीली काली मिट्टी का गोला पड़ा हुआ था। उसमें से वही जानी पहचानी सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी जो उन्हें पहले महसूस हुई थी। उस बदबू को ऐसे आता देख चाचा जी का गला सूख गया और झट से उन्होंने अपने ऑटो को ब्रेक लगा दिया और वो ऑटो से उतरकर बाहर निकल आए। वो पीछे की सीट पर गए और उस मिट्टी की ओर देखा तो वो मिट्टी एकदम से ताज़ा लग रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो मिट्टी ज़मीन से खोदी गई हो। यहाँ तक कि उस मिट्टी में हल्का सा पानी भी मिला हुआ था। चाचा जी अभी उस मिट्टी के गोले को निहार ही रहे थे कि तभी वो मिट्टी का गोला जोर जोर से हिलने लगा और उस मिट्टी के गोले को यूं हिलता देख चाचा जी एकदम से डर गए और डर के मारे उनके हाथ पांव वहीं पर कपकपाने लगे। चाचा जी अभी घबराए हुए वहीं पर खड़े ही थे कि तभी उस मिट्टी के गोले से एक फुसफुसाहट सुनाई दी कि तुम्हें यहाँ से सभी सवारियाँ उठानी होंगी, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। चाचा जी ने आओ देखा ना ताओ और वो एक तेज रफ्तार से अपनी ऑटो को वहीं पर छोड़कर सरपट दौड़े और अपने घर जाकर ही उन्होंने दम लिया। फिर जब सुबह हुई तो चाचा जी डरते हुए वहीं उसी जगह पर गए जहां पर वो अपनी ऑटो छोड़कर आए थे। लेकिन दोस्तों, गनीमत थी कि उनकी ऑटो ठीक ठाक वहीं पर खड़ी थी। वो जैसे तैसे करके अपने ऑटो को अपने घर तक ले आए, लेकिन उस ऑटो को उन्होंने बेचने का फैसला कर लिया और कसम खा ली कि वो आज के बाद कभी भी ऑटो नहीं चलाएंगे। ऑटो तो चाचा जी ने उस दिन के बाद भेज दिया, लेकिन उनके जहन में वो खौफनाक पल और वो शमशान घाट का रास्ता हमेशा के लिए घर कर गया। वो जब भी उस शमशान घाट वाले रास्ते को याद करते हैं तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उनके माथे पर पसीना छलक आता है। तो दोस्तों, ये तो थी चाचा जी की वो खौफनाक घटना, जिसे सुनकर शायद आपको भी एक पल के लिए डर लगा होगा। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको चाचा जी की ये घटना, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।